नमस्कार, आज हमारे साथ है प्रोफेसर कपिल कुमार। उनसे पूछते हैं महाराष्ट्र को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है परमबीर सिंह। अब उन्होंने साफ साफ नाम उगल दिया है होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का, और उन्होंने हफ्ता वसूली में सीधे नाम जोड़ दिया है उनका। सामने आ गया कि 100 करोड़ से ज्यादा भी हफ्ता वसूली क्या कर देते। देखिए, पहले तो मेरी बात साबित हो गई। मुझे तो ये नहीं मालूम था कि ये खुलासा हो गया है। जो मैंने कहा कि पहले तो एक दूसरे को बचा रहे थे, अब एक दूसरे के ऊपर दोष बढ़ेंगे, तो अब इसकी चेन कहीं समझ में आती है कि वो जो खालिस्तानियों का और जो जिहादियों की फंडिंग हो रही है किसान आंदोलन के अंदर, और ये जो इस तरीके की अराजकतावाद फैलाई जा रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, अब ये चीज़ समझ में आ रही है। और मेरा तो मामला है कि इनको इन इंक्वायरीज़ के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी ले लेना चाहिए साथ में, और इनकम टैक्स विभाग को भी ले लेना चाहिए साथ में, ठीक है ना। और इनकी सबकी जो है पूरी उठा करके इंक्वायरी हुई इनकी, चाहे होम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो। और ये धीरे ये चीज़ यहाँ नहीं रुकेगी, अब ये चीफ मिनिस्टर पे भी आएगी या और लोगों पे भी आएगी। इसी में आगे एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है। पहले बोलते राजा की जान तोते में बसती थी, ठीक है। तो जैसे एक राज का पिटारा सबसे पहले थे सचिन वाजे, जिन्होंने बहुत सारे राज खोले, और उनके जो जिन पे वो चलाते थे जो राजा थे परमबीर सिंह, वो फंस गए। परमबीर सिंह से अब जांच की गई और वो राज खोल रहे हैं, तो अनिल देशमुख फंस गए। सचिन वाजे गिरफ्तार हुए, उनका तबादला हो गया परमबीर सिंह का। तब क्या अनिल देशमुख की भी अब पर्ची कटने वाली है और वो इस्तीफा देने वाला है, क्योंकि अब तो उनका भी खुलासा हो गया, और उसके बाद क्या उद्धव ठाकरे पर भी कसेंगे शिकंजा। अभी मुझको सबसे बड़ा डर इसीलिए ये है, जो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही है कि मुझे डर ये है कि अब ये सचिन वाजे और ये परमवीर सिंह, अगर इन्होंने ये खुलासे किए हैं तो ये सरकारी गवाह बनने की बात करेंगे। तो इनकी सुरक्षा की जाए कि इनको मारने का ना किया जाए, कि क्योंकि ये जब नाम खोलेंगे तो अभी तो एक नाम आ रहा है देशमुख का, होम मिनिस्टर का, अभी आप देखिए कई और नाम आएंगे, क्योंकि 100 करोड़ रुपया जो एक जगह नहीं जाता है, वहाँ से जाके कहीं और जगह बढ़ता है, दिल्ली भी आता है और जगह भी जाता है। और वहाँ 100 करोड़ तो ये लेता था, दूसरे कितना लेते थे, अभी तो और चीज़ें सामने आएंगी निकल करके। तो इसलिए जो है ये मतलब ये चीज़ यहाँ नहीं रुकेगी, इस समय ये बहुत लंबी तक जाएगी। और जितनी जल्दी ये जाए और जितनी जल्दी ये लोग सामने आए, नंगे हों जितने लोग, इन लोगों के मास्क जो इन्होंने चेहरों पे पहन रखे हैं अपने, तो उतना देश के लिए हित में है इस समय। कोरोना में मास्क से कितने ही चेहरे ढक लिए जाएं, लेकिन अब मास्क तो उतरना चालू हो गए हैं, और अभी तो अनिल देशमुख गृह मंत्री का उतरा है। इसके बाद क्या उद्धव ठाकरे पर भी शिकंजा कसेंगे? देखिए, ऐसा है, कोरोना में तो हम लोग एक मास्क लगाते हैं, उसे ला के धोते वोते भी हैं घर पे, सैनिटाइज भी करते हैं। इन लोगों के तो हर आदमी के पास 10-10 मास्क हैं। और ये स्थिति को देख के वो एक गाना था ना कि एक चेहरे पे ना जाने कितने वो लगा लेते हैं लोग, मैं भूल गया कौन सी फिल्म का गाना था, कई चेहरे लगा लेते हैं वो, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो इनके तो कई चेहरे लगे हुए हैं। अभी एक मास्क उतरा है अनिल देशमुख का, के पैसे लेता था। अभी दूसरा मास्क आप देखिएगा कि किन किन की नियुक्तियां करवाता था पुलिस में, वो आएगा सामने। तीसरा मास्क फिर निकल के आएगा कि जो कोई पकड़ा जाता था किन किन को छुड़वाता था। तो अभी तो कई मास्क इन लोगों के जो हैं वो सामने उजागर होंगे आकर के। तो अगर बॉलीवुड के अपने सॉन्ग की बात की तो बोलते पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो क्या अब शिवसेना पे सारे पर्दे उतर चुके हैं और अब भेद सारे खुलने हो रहे हैं? वो तो मैं उस दिन देखिए मजाक में मैंने एक ट्वीट किया था, जब ये इसको पकड़ा गया था सचिन वाजे को और इसका तबादला किया गया था, तो मैंने कहा था आज तो शिवसेना वाले वो गाना गा रहे होंगे कि वो दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, मैं क्या करूँ ने गजब हुआ रे, हैं। तो वो बिछड़ा। अब बिछड़ने के बाद मैंने चलो ये परेशान हो गए कि हमारे हंस थे, ये दोनों मुर्गियाँ थी, ये तो सोने के अंडे देने वाली, ये दोनों बिगड़ गई हैं। अब वो हंस जो है वो कौवे बन गए इनके लिए, क्योंकि वो क्या 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 करके अब बोलना शुरू किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आगे मज़ा देखिए कि आगे और क्या क्या होता है। और वो पर्दे में रहने दो, अब तो पर्दे में देखिए, आज के ज़माने में कोई चीज़ पर्दे में अब नहीं रह सकती। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ पर्दे में नहीं रह सकती। और इनके जो नकाब या जो मास्क इन्होंने लगा रखे थे वो उतर रहे हैं और उतरेंगे, सारे पर्दे गायब होंगे। और उसके बाद देखिए देश की जनता जो है इनका क्या हाल करती है। अंतिम सवाल ये है कि जो आपने बोला कि जनता क्या करती है, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और जनता के सामने अब सच सच आ गए। देखिए, आज देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि देश की जनता के आंखों में कहीं कोई भी धूल झोंक सके, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे ऑपोजिशन हो। जनता की आगे बहुत खुली हुई है। हाँ, वो अलग है कि जनता आंखें खोल के देखती है, अभी जनता बोल नहीं रही है। लेकिन जिस दिन जनता के बोलने का जो तरीका है वो तो बटन दबाने का तरीका है ना, तो वो आंखों से जो जनता देख रही है, कानों से जो सुन रही है, उसका
जो जवाब है जनता वो बटन दबा के देगी। एटीएस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एटीएस ने एनआईए स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि सचिन वाजे की कस्टडी मांगी है मनसुख हिरेन की हत्या मामले में, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि 25 मार्च तक, जब तक एनआईए के पास कस्टडी है, उसके बाद ये मामला देखा जाएगा। तो ये कितना बड़ा झटका है एटीएस के लिए? देखिए, एटीएस के लिए तो जो है, लेकिन मैं देश की सुरक्षा की दृष्टि से इसे एक बहुत दुखद बात मानता हूं कि एटीएस भी एक ऐसी एजेंसी है जो आतंकवादियों के खिलाफ देश की सुरक्षा में लगी है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी एक ऐसी एजेंसी है जो आतंकवादियों के खिलाफ उसमें लगी है। तो इस प्रकार की, चाहे वो राज्य की एजेंसी है और ये केंद्र की एजेंसी है, इनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए, इनको मिलके कार्य करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाने चाहिए। ये देश की सुरक्षा के लिए आगे एक बहुत ही संगीन मामला है, इसको कहीं ना कहीं सुलझाना पड़ेगा इस चीज़ को ले जा करके। और जब एटीएस के, क्योंकि अगर आप इसमें सामंजस्य से काम करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एनआईए उसका इंटरोगेशन कर रही थी, एटीएस की टीम भी चली जाती वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर पे या जहाँ भी उसको रखा हुआ है, वो भी उससे पूछताछ कर लेते। और ऐसा होता है एजेंसीज में। देखिए, जब भी कोई आतंकवादी या इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं, तो मान लीजिए बंगाल में पकड़ा गया, तो उसका बंगाल वाले क्या, अगर मान लीजिए एनआईए उसकी वो जांच करती है, तो लोकल पुलिस भी करती है, सीबीआई भी करती है, कई एजेंसीज करती हैं इसके अंदर, जो कि एक समन्वय होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून में तब्दीली करने की जो है देश के अंदर अब बहुत सख्त ज़रूरत आ गई है कि जितनी भी इस प्रकार की एजेंसीज हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ इंक्वायरी करती हैं, उनमें आपस में पूरा सामंजस्य और वो होना चाहिए। और ये निश्चित रूप से है, अरे भाई, आप कोर्ट में तब जाइए जब आप पहले एनआईए से बात तो करिए, क्या आप इसकी कस्टडी हमें दे दो या हम इसको इंटेरोगेट करना चाहते हैं। हाँ, आप ये क्यों मानते हैं कि एनआईए मना कर देगा आपको कि भाई इंटेरोगेट मत करो तुम? वो कहेगा आओ बैठो, तुम भी करो हम भी कर रहे हैं, बल्कि जॉइंट अगर इकट्ठे मिलके करेंगे तो असलियत और निकल के आएगी। तो जब ये नहीं करते और कोर्ट जाते हैं और मांगते हैं, तो दो प्रश्न उठ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पहला प्रश्न उठता है कि क्या चीज़ ये छुपाना चाहते हैं, क्या चीज़ ये चाहते हैं कि सचिन वागे ना बोले। और दूसरा मेरा प्रश्न यहाँ पे उठ जाता है फिर, क्योंकि एटीएस है और सचिन वागे ने खुद एनकाउंटर गलत कर रखे हैं, तो ऐसा ही नहीं कि सचिन वागे जो है सच ना उगले और राजनीतिज्ञों की सच्चाई सामने ना आए जिनके अंडर में एटीएस काम कर रही है वहाँ पे, तो उसका ये सचिन वागे का एनकाउंटर ना कर देंगे, स्पष्ट रूप से सामने निकल करके आ रहा है इसके अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और जो उठता है वो ये है कि केंद्र मंत्री ने भी अमित शाह को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगने की महाराष्ट्र में मांग की है। देखिए, ऐसा है, मैं राजनीति में तो नहीं जाऊंगा कि कौन पार्टी का मांग कर रहा है, कौन केंद्रीय मंत्री मांग कर रहा है या किसी दल का मांग कर रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के कुछ एक निहित सिद्धांत हैं संविधान के हिसाब से, और उन सिद्धांतों को केंद्र को चाहिए सामने रख के और फिर समीक्षा करे कि महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। तो कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में टूट चुकी है, किस प्रकार से श्रमिकों को वहाँ से भगा दिया गया था, उनका वो देखभाल नहीं कर पाए, किस प्रकार से वहाँ पे जो है ये अपना इंडस्ट्रियलिस्ट भी सुरक्षित नहीं है, ये वाला केस है। उसके बाद में आत्महत्याएं वहाँ पे किस तरीके से हुई, साधु संतों वाली हत्या किस तरीके से हुई वहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सारी, एक आध इंस्टांस हो, 2 इंस्टांस हो, 3 इंस्टांस हो, तो समझ में आता है कि भाई ठीक है, हर प्रदेश में इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कई घटनाएं हों, लेकिन उन घटनाओं के जो धागे हैं वो एक ही जगह जाके जुड़ जाए। देखिए ना, शशांक वाला केस, दिशा वाला केस, कंगना रनावत वाला, ये 2 जगह जाके जुड़ जाता है। एक तो संजय राउत नोटी बॉय पे, उस पे नोटी बॉय उस पर जुड़ जाता है जाके कि वही सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है, सबको बचाने आता है। और दूसरा, हर सवाल परमवीर सिंह पे जा रहा था। तो जब ये सवाल उठ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, जो आम नागरिक है, और आम नागरिक की भी सुरक्षा का आप देख लीजिए कि जो भी कोई हल्का सा कोई प्रश्न चिन्ह भी उठा देता था सोशल मीडिया पे, उसकी गिरफ्तारी करवा दो, पिटाई करवा दो, अपने गुंडे भेज करके ये करवा दो, तो वो स्थिति वहाँ पे पूरी सामने आ चुकी है। कोविड को वो नहीं संभाल पा रहे हैं, रोज़ हज़ारों 40-40 हज़ार केस हो रहे हैं वहाँ पे लेकर के। तो कर क्या रही है वहाँ की सरकार, मुझे बताइए।
यही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर उनसे किसी भी चीज को संभाला जा ही नहीं रहा, वो किसी चीज को संभालने के लिए अगर सक्षम ही नहीं है, तो सरकार में हाला कमान जो बैठे होते हैं उनका काम जनता की सेवा करना होता है, ना तो वो जनता की सेवा कर पा रहे। अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए, और एक के बाद एक वहाँ सुसाइडल केस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सुसाइड्स बहुत ज्यादा दिख रही है। और जहां गृह मंत्री का काम होता है संभालना चीजों को, गृह मंत्री आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। एनसीपी जिम्मेदार कुछ चीजों में शिवसेना के नेताओं पे नाम लगा रही है, शिवसेना के नेता अलग बोल रहे हैं, और शिवसेना के नेता तो कांग्रेस पर भी सवाल उठा दिया और उन्होंने कहा है कि अगर यूपीए को बचाना है तो उसमें शरद पवार को कमान सौंप देनी चाहिए, सोनिया गांधी को एक्टिव बिल्कुल नहीं है और उनको हटा देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस की राजनीति पे कमेंट नहीं करूंगा, वो परिवार की राजनीति है, ये सारी परिवारों की राजनीति है। शरद पवार अपने बच्चों को चाहते हैं, सोनिया अपने बेटे को चाहती है, उद्धव ठाकरे अपने को चाहते हैं। तो ये तीन परिवारों ने मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर पारिवारिक सामंतवाद स्थापित कर दिया। ठीक है, बाहर पब्लिक में दिखाएंगे, जो चीज़ इनकी आपस में बैठ के तय नहीं हो पाती ना कमरे में आठ बांटने की, उस पर थोड़ा झगड़ा दिखा देंगे। जैसे सावरकर जी को लेकर के ये संजय राउत कितना चिल्लाया था, मैंने तभी कहा था कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ चिल्लाता रहेगा। कांग्रेस ने जो कह दिया, जो लिखना था लिख दिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। पब्लिक में आके चिल्लाया किया, बात खत्म हो गई। तो यही हाल इनका इन और इश्यूज़ के ऊपर भी है, इन चीज़ों के ऊपर ये स्थिति चल रही है और यही स्थिति चलेगी इसके अंदर। एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जब दिया बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है तो अक्सर बात सुनी होगी कहावत में कि वो बुझने वाला होता है। जितने ज़्यादा देखा जाए महाराष्ट्र में बवाल पे बवाल हुए जा रहा है, महाराष्ट्र में लॉ इन्फोर्समेंट की अगर बात की जाए तो कुछ चल नहीं रहा है, और वहाँ हद से ज़्यादा केसेस बढ़ जा रहे हैं और सारे तार जो जुड़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा शिवसेना एनसीपी आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। देखिए, ऐसा है कि एक दूसरे को बचाने के लिए ये लगे हुए हैं। जैसे वो आप लुंगी पकड़ के खड़े हो जाएंगे ना एक दूसरे की हाथ में हाथ डाल करके कि आँच ना आए, लेकिन अब आज की जो गर्मी है वो इतनी सख्त होती चली जा रही है, वो गर्मी पूरे उसके अंदर, कि इनके लिए आपस में एक दूसरे को अब बचाना भारी हो गया है। तो इसलिए अब क्या शुरू हुआ है कि बजाय बचाने के अब एक दूसरे पे दोष मढ़ना शुरू होगा। अगला स्टेप जो है कि नहीं, मैं तो ठीक कर रहा था, वो उद्धव ठाकरे कह देगा हम तो ठीक कर रहे थे, ये तो होम मिनिस्टर जो था वो एनसीपी का था। कांग्रेस कह दी कि हमारा इससे क्या मतलब, वो तो एनसीपी का था, हमने तो पल्ला झाड़ दिया, हमारा तो कोई मतलब नहीं, हमारी सरकार, हम तो हमारा दूसरा मिनिस्टर था। अब इनमें ये शुरू होगा आपस में